हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। आज की इस वीडियो में हम संधि के जो नेक्स्ट हमारे पार्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में बात की थी और दीर्घ संधि में जितने भी हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की थी। आज हम संधि के बचे हुए पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड नंबर पे जो आता है आपका वो व्यंजन संधि आता है, लेकिन व्यंजन संधि को हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसमें थोड़े से रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुण संधि की, तो गुण संधि से हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो गुण संधि में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि अगर प्लस से पहले ए हो या फिर आ, प्लस से पहले या तो अ हो या फिर आ हो, और प्लस के बाद अगर ई है या फिर बड़ी ई है, तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा रिजल्ट में हमें क्या देगा? रिजल्ट में हमें अ देगा, छोटा अ देगा। अगर हमारे पास प्लस से पहले अ है या प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद हमारे पास या तो ई है या फिर हमारे पास आई है, तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या आएगा दोस्तों? अ आएगा। जैसे नर प्लस इंद्र, नर र में आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, प्लस ई इंद्र में ई का साउंड आ रहा है। तो अ और ई अगर मिले या फिर आ और ई अगर मिले तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? अ मिलेगा। तो नरेंद्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही नर जमा ईश में यहाँ पे हमें अ का साउंड आ रहा है, साथ में यहाँ पे हमें बड़ी ई का साउंड आ रहा है, बड़ी ई है, नर जमा ईश, तो ये क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। सबसे पहला रूल आपका गुण संधि में जो आता है वो यही आता है कि अगर आपके पास अ या आ है और उसके साथ अगर ई या ई आ जाता है तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो अ में बन जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि अ या आ हो प्लस से पहले और प्लस के बाद आपके पास उ या फिर औ हो। प्लस से पहले आप लोगों के पास या तो अ हो या प्लस से पहले आप लोगों के पास आ हो, और इनके साथ अगर उ है या फिर आपके पास औ है, तो रिजल्ट जो होगा वो आपका हमेशा ओ बन जाएगा। जैसे कि पर र में अ का साउंड आ रहा है, प्लस आगे क्या है? उ है, पर जमा उपकार, तो ये क्या बन जाएगा? परोपकार बन जाएगा। ये एग्जांपल्स जो हैं ये HSSC में डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सेम यही एग्जांपल जो हैं उठाए हैं, और ये डायरेक्ट एग्जांपल जो हैं आपके CBSE क्लास की बुक्स से ही उठाए जाते हैं, NCERT से ही उठाए जाते हैं। तो अगर आपको बुक पढ़नी हो कोई तो आप सिंपली 6th क्लास से लेके और 8th क्लास तक की हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आप लोगों से। ऐसे ही महा, प्लस से पहले आपके पास जो साउंड आ रहा है वो आ का आ रहा है, प्लस उत्सव में उ आ रहा है, तो आ के बाद अगर उ आता है तो हमेशा, अभी हमने सेकेंड रूल हमारा देखा था, हमारा क्या बनता है? ओ बनता है। तो महा जमा उत्सव जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका गुण संधि का जो कहता है वो कहता है कि अगर प्लस से पहले आपके पास ए है या आ है और प्लस के बाद आपके पास अगर री आता है तो हमेशा रिजल्ट जो बनेगा आपका वो अर में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देव जमा ऋषि, व में अ का साउंड आ रहा है, प्लस आपका री आया हुआ है, तो बताया गया है कि अर में बदल जाएगा, अर का साउंड आएगा, तो देवर्षि आपका हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ऐसे ही महा में आ का साउंड आ रहा है, आ महा जमा ऋषि आपका महर्षि बन जाएगा। तो ये होती है आपकी दोस्तों गुण संधि, जिसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर हमारे पास ए या आ है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास ई या बड़ी ई आ जाता है तो आंसर हमेशा हमारे पास ए बनता है। ए या आ के साथ अगर उ या ओ आता है तो आंसर हमारे पास हमेशा ओ बनता है, और ए या आ के बाद अगर हमारे पास री आता है तो आंसर हमारे पास अर बनता है। तो ये 3 पॉइंट है मेन जो आपको गुण संधि के बारे में ध्यान रखने हैं, और इन्हीं से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट संधि आपकी होती है दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब आपको पता होगा कि वृद्धि का मतलब होता है कुछ ना कुछ आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना। तो वृद्धि हो रही है किसी चीज में, बढ़ रहा है कुछ, तो वो मतलब होता है आपका वृद्धि शब्द का। वृद्धि संधि में ए या आ के बाद अगर ए या फिर अ आ जाए, यानी कि ये जो अ है या फिर आ है, इसके साथ अगर ए या फिर अ आ जाए तो आपका बड़ा ए बनता है। ये पहला रूल बोलता है। जैसे
एक, इस क में क्या है दोस्तों, अ है, प्लस इस ए में यहाँ पे ए आ रहा है, तो अ और अगर ए आएगा तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा, तो एकाएक बन जाएगा। ऐसे ही अगर आ के साथ ए या ए आता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। तो सदा, द में क्या आ रहा है साउंड, द में आ का साउंड आ रहा है, सदा आ प्लस यहाँ पे ए आया है तो यहाँ पे ए आया हुआ है, तो आ प्लस ए क्या बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये सदैव बन जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर ए और आ के साथ अगर औ और औ हो, अगर ए और आ के साथ प्लस से पहले अगर ए या आ है और प्लस के बाद अगर ओ या औ है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, औ आंसर मिलेगा। जैसे वन, न में किस चीज का साउंड आ रहा है, न में ए का साउंड आ रहा है, प्लस औषधि तो वनौषधि हो जाएगा। ऐसे ही जल, आ का साउंड आ रहा है ल में, अ प्लस ओद तो क्या हो जाएगा, जलोद हो जाएगा। ये होती है आपकी दोस्तों वृद्धि संधि, जिसमें आप लोगों को दो रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ए और आ के साथ, अगर ए और आ के साथ आप लोगों का ए या फिर बड़ा ए आ रहा है तो आंसर जो होगा वो बड़ा ए होगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ए या फिर आ के साथ आप लोगों को अगर ओ या फिर ओ देखने को मिलता है तो रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, आपका औ आएगा। ये दो रूल होते हैं वृद्धि संधि के, जिन लोगों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास आती है दोस्तों यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो रखना है कि ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई को छोड़कर, अगर आपके पास ई या फिर बड़ी ई है, इनके बाद ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर का मतलब क्या होता है, अन्य स्वर ए हो सकता है, आ हो सकता है, उ हो सकता है, औ हो सकता है, ए हो सकता है, अ हो सकता है। यानी कि ई और ई के बाद, ई और बड़ी ई के बाद ई और बड़ी ई को छोड़ के इनके अलावा कोई और अन्य स्वर हो तो ई या फिर ई के स्थान पर य हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही उ और उ के को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ऐसे ही री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे यण संधि कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर ई और ई के बाद ई और ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो य हो जाएगा, उ और उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो व हो जाएगा, री के अलावा अगर कोई अन्य स्वर है तो र हो जाएगा। जैसे अति, त में क्या हुआ है, त में छोटी ई आई हुई है, अति जमा अधिक, यहाँ पे अ आया हुआ है, तो ई और ई में ई और ई को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे य बन जाता है। तो अति जमा अधिक, ये देखिए अत्यधिक य यहाँ पे बन गया है। यदि, यहाँ पे भी छोटा ई आया हुआ है, यदि जमा अपि, अ यहाँ पे आया हुआ है तो क्या बन जाएगा, आपका य बन जाएगा, तो यद्यपि आपका बन जाएगा। यण संधि में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्लस से पहले बड़ी ई है या प्लस से पहले छोटी ई है और इनके साथ अगर इन दोनों को छोड़ के अगर कोई और स्वर आता है तो आपका य बनेगा। अगर उ और औ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो आपका व बन जाएगा, और री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो आपका र बन जाएगा। तो ये होती है आपकी दोस्तों यण संधि। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि अगर पहला जो शब्द है यानी कि प्लस से पहले वाला जो शब्द है, हमारे पास दो शब्द होते हैं जिनकी संधि करते हैं। पहला शब्द होता है प्लस से पहले और दूसरा शब्द होता है प्लस के बाद। तो बोला क्या है कि पहले शब्द के अंत में अगर ए ओ, अगर पहले शब्द के अंत में हमारे पास ए और ए हो या फिर ओ या फिर ओ हो, अगर पहले शब्द के अंत की बात हो रही है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का आय बन जाएगा, यानी कि जो ए होगा उसका तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, और बड़े ए का आय बन जाएगा, बड़े ए का आय बन जाएगा, और ओ का अव बन जाएगा, यानी कि अगर बड़ा ओ है तो उसका क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा।
और औ का आव हो जाता है, और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि अगर शब्द प्लस से पहले वाला जो शब्द है उसके लास्ट में या तो क्या हो, ए हो या ए हो या ओ हो या औ हो, ये 4 हो। अयादी संधि के संदर्भ में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस से पहले जो भी शब्द आएगा, अगर उसमें ए है, अगर उसमें ओ है, अगर उसमें ओ है और उसमें औ है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा, अगर ए है तो ए बन जाएगा, बड़ा ए है तो आय बन जाएगा, और आप लोगों का ओ है तो आओ बन जाएगा, और बड़ा ओ है तो आओ बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस से पहले ने में क्या आ रहा है, ने में ए आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, आ रहा है, अक आ रहा है, तो क्या बन गया हमारा, आय बन गया, और नायक यहाँ पे ये बन गया। ऐसे ही भो, भो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ओ प्लस अन, भो प्लस अन अव बन जाएगा, यानी कि भवन बन जाएगा। आपने यहाँ पे देखा था ओ आता है तो अव बनता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का तो क्या बनेगा, आय बनेगा, और बड़े ए का क्या बनेगा, आय बनेगा, ओ का क्या बनेगा, आव बनेगा, और बड़े ओ का क्या बनेगा, आव बनेगा। ऐसे ही पो, यानी कि क्या हुआ है, बड़ा ओ आया हुआ है तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, तो पावक हो जाएगा, पौ जमा अक क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। ऐसे ही भौ जमा अक क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको अयादी संधि के बारे में ध्यान रखनी है कि जहां पे आपके पास ए, ओ, अगर प्लस से पहले वाला जो शब्द है उसके लास्ट में अगर ये चारों स्वर आए हुए हैं, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट आपको मिलेगा कि ए का तो बदल के अय हो जाएगा, ए का बदल के आय हो जाएगा, ओ का बदल के अव हो जाएगा, और औ का बदल के आव हो जाएगा। आता है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को कराना चाहिए था दूसरे नंबर पे, लेकिन लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि इसके जो रूल्स हैं थोड़े से ज्यादा हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 3-4 रूल हैं इसके जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा था। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर के साथ भी हो सकता है, और व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, और उस मेल के होने से जो परिवर्तन हमें दिखता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे आप लोगों को इसमें सबसे पहला रूल जो आपको समझाना चाहता हूँ वो समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आपके वर्णमाला होती है जिसमें आपके पास वर्ग भी होते हैं। सबसे पहला क से स्टार्ट होता है, क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, और य र ल व श श ह क्ष त्र अज्ञ। ये आपके वर्ग होते हैं। क वर्ग में क ख ग घ, च छ ज झ, त थ द ध, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब म, य र ल व। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके वर्ग होते हैं। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है, और ये वर्ग है। तो सबसे पहला रूल आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ग का प्लस से पहले, किसी भी वर्ग का अगर पहला है, यानी कि क है, त है, त है, या फिर पहला, अगर किसी भी वर्ग का प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला है और उसके साथ या तो कोई प्लस के बाद क्या आए, स्वर आए, या फिर उसके वर्ग का तीसरा या फिर अगर चौथा आ जाए। यहाँ पे मैं फॉर्मूला के टाइप में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मान लेते हैं, अगर हमारे पास क वर्ग का पहला क आता है और प्लस के बाद या तो हमारे पास स्वर आता है, या उसी वर्ग का थर्ड या फिर उसी वर्ग का फोर्थ वर्ण अगर आपको देखने को मिलता है, तो रिजल्ट जो होगा वो उसी वर्ग का तीसरा जो होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। ये रूल आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर क आया हुआ है, क के साथ कोई स्वर है, या क के साथ ग या घ आया हुआ है, तो आंसर में ग आएगा। ऐसे ही तय अगर आया हुआ है, तय वर्ग से तय आया हुआ है और तय के साथ अगर कोई स्वर है या फिर द या ध है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, द आएगा। जैसे देखिए दिक का आया हुआ है, दिक जमा अंबर आया हुआ है, ए स्वर आया हुआ है, तो दिक जमा अंबर, क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग मिलेगा, दिगंबर हमें मिलेगा। ऐसे ही उत जमा हार, तो त आया हुआ है तो हमें द मिल जाएगा।
तय वर्ग का तीसरा जो होता है वो द होता है, तो उद्धार हमें मिल जाएगा। ऐसे ही तय आया हुआ है और ईश आया हुआ है तो भी हमें क्या मिलेगा, द मिलेगा, जगदीश हमें मिल जाएगा। त के साथ न आया हुआ है, यहाँ पे हमें न मिल रहा है, और त के साथ यहाँ ज आया हुआ है, यहाँ पे हमें ज मिल रहा है। ये क्या सीन है, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद आपको नेक्स्ट रूल में जो है वो पता लग जाएगा। सेकंड जो रूल बोलता है आपका, वो बोलता है कि कै वर्ग का तृतीय वर्ग प्रथम वर्ण से परे वर्गों का तृतीय चतुर्थ, जैसे मैं बताया था कि थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, अगर वर्ग के पहले वर्ण के साथ थर्ड फोर्थ आता है तो आंसर हमेशा क्या होगा आपका, थर्ड होगा। जैसे दिक के साथ अगर अंबर आया है तो दिगंबर हो जाएगा, त के साथ ध आया है तो यहाँ भी ध हो जाएगा। इस नियम के बारे में देखते हैं दोस्तों व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में अभी तक हमने देखा कि अगर किसी वर्ग का पहला अगर वर्ण आया हुआ है और उस पहले वर्ण के साथ उसका तीसरा या चौथा आ जाता है तो आंसर में हमेशा क्या आता है, तीसरा आता है। नेक्स्ट रूल बोलता है कि प्लस से पहले अगर त हो और उसके बाद या तो जय आ जाए या फिर झय आ जाए, तो जो तय होता है उसके स्थान पर आप लोगों को न मिलता है। जैसे सप्त जमा जन, त के बाद क्या आया हुआ है, जय आया हुआ है, तो हमें सज्जन मिल जाएगा। विपत जमा पे जाल आया हुआ है तो हमें विप जाल मिल जाएगा। जगत जमा पे त जमा पे जननी आया हुआ है तो हमें जग जननी मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर त के बाद ड हो और ढ हो तो त के स्थान पर आपको ड मिल जाएगा। जैसे उत जमा पे डयन मिल जाएगा तो आपको उड्डयन मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि त के बाद अगर लय हो तो हमें त के स्थान पर लय मिल जाता है। त के स्थान, तय के बाद अगर लय हो तो तय के स्थान पर हमें क्या मिल जाएगा, ल मिल जाएगा। यानी कि तत जमा लीन होगा तो हमें तल्लीन मिल जाएगा, और उत जमा पे लेख होगा तो हमें उल्लेख मिल जाएगा, क्योंकि त के बाद क्या आया है, ल आया है। तो त के बाद अगर ल आ जाए या त के बाद अ या ढ आ जाए या त के बाद ज या झ आ जाए, ये तीन आपको त के नियम याद रखने हैं, क्योंकि त से काफी बार क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ता के बाद अगर ज झ है तो न मिलेगा आपको, ता के बाद ढ है तो आपको ड मिलेगा, ता के बाद ल है तो आपको ल मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है दोस्तों विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के साथ ही आपका संधि का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। विसर्ग संधि बेसिकली विसर्ग के साथ या तो स्वर आता है या विसर्ग के साथ व्यंजन आता है, और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो मेल परिवर्तन होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसी को हम जो है विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पहले अगर ए हो और बाद में कोई भी व्यंजन हो या फिर उस वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा हो, अगर विसर्ग से पहले, ये हमने लगा दिया मान लीजिए विसर्ग से पहले या तो ए हो या फिर आपका कोई व्यंजन हो या फिर उसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य रे ले वे है हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले क्या आया है, यहाँ पे न आया हुआ है तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, मनोबल मिल जाएगा। विसर्ग से पहले फिर न आया हुआ है तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। विसर्ग से पहले फिर न आया हुआ है और यहाँ पे है आया हुआ है, देखिए यहाँ पे है आया हुआ है, यहाँ पे आपका र आया हुआ है, यहाँ पे आपका ब व्यंजन आया हुआ है। तो विसर्ग से पहले की बात हो रही है। विसर्ग से पहले अगर ए हो और उसके बाद अगर कोई व्यंजन है या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है या फिर यह रे ले वे है, तो उस विसर्ग का ओ में कन्वर्जन हो जाता है। मने न में ए आया हुआ है, यहाँ भी ए आया हुआ है और यहाँ भी ए आया हुआ है, तो हमें रिजल्ट में मनोहर, मनोरंजन और मनोबल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विसर्ग के बाद अगर च, छ ये दो हो, अगर विसर्ग के बाद या तो च हो या विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो या च हो, छ हो, तो विसर्ग का श हो जाता है, छोटा श हो जाता है। निह जमा चिंत, तो यहाँ पे च आया हुआ है तो निश्चित हो जाएगा, निह जमा छल निश्चल हो जाएगा, दो जमा चरित्र दुष्चरित्र हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद अगर च और छ हो तो श हो जाएगा। विसर्ग के पहले ए है और कोई व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है तो आपको ओ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट विसर्ग संधि का होता है कि विसर्ग के बाद अगर ट ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है।
विसर्ग के बाद अगर ट है तो धनु जमा टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा, तो ये स जो है ये ऐड हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका, विसर्ग के बाद अगर त या फिर थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स में बदल जाता है, अगर तय और थ होता है तो। जैसे दो जमा तर दुस्तर हो जाएगा, नम जमा ते नमस्ते हो जाएगा। ये कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये थी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, यण संधि एंड वृद्धि संधि, गुण संधि। फर्स्ट लेक्चर में हमने दीर्घ संधि और संधि के बारे में बात की थी, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये इस एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है, ना कि डेफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम्पल्स को पकड़ के रखना है, ये एग्जाम्पल्स जो है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।